हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल कैपिटल में। आज हम आपको बताएंगे कि चेक बाउंस क्या होता है या चेक के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे चेक बाउंस क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि का चेक देता है और वह व्यक्ति उस चेक को कैश कराने के लिए बैंक अकाउंट में ले जाके लगाता है और बैंक के अधिकारी द्वारा उस चेक को यह कह करके बाउंस कर दिया जाता है कि जिन्होंने चेक दिया है उनके अकाउंट में धनराशि नहीं है। ये तो हो गई चेक बाउंस क्या होता है। अब बात आती है कि चेक बाउंस होने के कारण क्या होते हैं। चेक बाउंस होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको बैलेंस नहीं होता है अकाउंट, मतलब जिन्होंने चेक दिया है उनके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस जिसे बोलेंगे। उसके बाद आ सकता है कि मिसमैच, मतलब सिग्नेचर जो होता है, जिन्होंने चेक दिया है उन्होंने अपने सिग्नेचर को मिसमैच कर दिया है, सिग्नेचर गलत किया है, या चेक में विवरण का जो है वो गलत भरा हो। और या ये भी हो सकता है कि जिन्होंने चेक दिया है उन्होंने अपने बैंक में स्टॉप पेमेंट लगवा दिया है। स्टॉप पेमेंट का मतलब होता है कि जिन्होंने चेक दिया है उनके अकाउंट से चेकों से भुगतान ना किया जा सके। तो ऐसे कई सारे रीजन्स हैं जो बैंक द्वारा रिटर्न मेमो, जब चेक बाउंस होगा तो बैंक के कर्मचारी द्वारा एक रिटर्न मेमो दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपका चेक किसके द्वारा, मतलब किस रीजन से बाउंस कर दिया गया है। अब बात आती है कि चेक की वैधता कितने दिनों के लिए होती है। हम आपको बताते हैं एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 का उपधारा 1 के तहत सबसे पहले तो इसका जो चेक की जो वैधता थी वो 6 माह के लिए थी, लेकिन 1 अप्रैल 2012 के बाद चेक की वैधता को 3 माह के लिए कर दिया गया। अगर आप जितना जो दिनांक चेक में भरा गया है, अगर आप उस डेट से लेके 3 महीने के बाद आप चेक को लेके बैंक में जाते हैं तो आपको वह चेक जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हम थोड़ा एग्जांपल पे समझते हैं कि चेक बाउंस कैसे होता है या उसके रीजंस क्या होते हैं। एग्जांपल तो देखिए, ए और बी मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक। अब ए ने बी को कुछ पैसे उधार के तौर पे दिए थे, मान लीजिए 10,000 रुपये उधार के तौर पे दिए हैं। अब ए को पैसों की ज़रूरत है, बी से बोलता है, बी इसी का जो पैसा लिया है वो चेक के माध्यम से ए को रिटर्न कर देता है, चेक के माध्यम से ए को रिटर्न कर देता है। ए जो है इसी चेक को ले जा कर के बैंक अकाउंट में लगाता है। जब ए जो है बैंक अकाउंट में कैश कराने के लिए लगाएगा तो बैंक द्वारा उस चेक को, जो भी चेक बी ने दिया है, बैंक द्वारा उस चेक को एनी रीजन, मतलब कोई भी रीजन दे करके ए को एक रिटर्न मेमो, एक स्लिप देती है। बैंक के कर्मचारी एक स्लिप देते हैं जिसपे उनके हस्ताक्षर और मुहर भी लगे होते हैं। तो एक स्लिप भी बैंक द्वारा जो है ए को एक स्लिप दे दिया जाएगा जिसको रिटर्न मेमो हम बोलते हैं। तो उसमें ये लिखा होगा कि आपका चेक किस रीजन से बाउंस हुआ है। अगर बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस या स्टॉप पेमेंट लगवा दिया गया, जो भी रीजन्स रहेंगे वो बैंक द्वारा लिख के ए को रिटर्न मेमो दिया रहेगा। ये तो हो गई। फिर ये तो हो गया चेक बाउंस के बारे में। अब हम जानेंगे कि चेक बाउंस होने के बाद उसकी लीगल प्रक्रिया क्या है, अर्थात चेक बाउंस होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। हम सबसे पहले जिन्होंने हमें चेक दिया है हम उनको बताएंगे कि आपने जो चेक दिया है वो चेक आपका बाउंस कर दिया गया है। यदि उस पर्सन के द्वारा आपके चेक का या आपके पैसे का कोई समाधान नहीं किया जाता है तो आप सबसे पहले आप अपने अधिवक्ता या खुद के माध्यम से उसके पते पर, जिन्होंने आपको चेक दिया है उसके पते पर 30 दिनों के अंदर, मतलब चेक बाउंस होने की डेट से 30 दिनों के अंदर हम एक लीगल नोटिस भेजेंगे। यदि उस लीगल नोटिस का 15 दिन के अंदर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो हम चेक बाउंस का जो वाद है वो न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। ये हो गई। अब आप जानिए कि जैसे ये और एक चीज़ और है, जब भी यदि आपका कोई चेक बाउंस होता है तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। आप उसको 2 तरह से न्यायालय में दायर कर सकते हैं। सबसे पहले आप एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत, जिसमें चेक बाउंस होने का प्रावधान दिया गया है। दूसरी चीज़ आप क्रिमिनल ऑफेंस में, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस आईपीसी की धारा 420 के तहत आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जैसे 30 दिनों के लिए मान लीजिए, इसमें जैसे आपको हम बता रहे थे, एक चेक बाउंस हो गया, इसको जो है रिटर्न मेमो भी मिल गया। अब ये जो है बी को बताएगा कि भैया आपने जो चेक दिया था वो बाउंस कर दिया गया है। तो अगर बी द्वारा कोई इसकी एक ही समस्या का कोई समाधान नहीं किया जाता है तो
ए जो है इसी को 30 दिनों के अंदर बी के पति पर अपने अधिवक्ता या खुद के माध्यम से एक लीगल नोटिस भेजेंगे। तो बी को क्या, अगर बी को वह नोटिस मिला है तो बी को 15 दिनों के अंदर जो है इस लीगल नोटिस का आंसर देना होगा। हाँ, मैंने इस रीज़न से नहीं दे पाया, या मुझे इतना टाइम दे दीजिए, मैं आपका पैसा रिटर्न कर देता हूँ। अगर इस नहीं बी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और जो भी आप नोटिस भेजेंगे वो बाई डॉक या बाई रजिस्ट्री के द्वारा ही भेजेंगे, जिससे हमें हमारे पास प्रूफ होता है कि हमें स्लिप मिलती है डाक द्वारा। तो अब हो गई, अब ए के पास दो रास्ते, यदि बी ने कोई समाधान नहीं किया है तो ए के पास दो रास्ते होते हैं। सबसे पहले वो आईपीसी की धारा 420 के तहत एक मुकदमा दायर कर सकता है। उसके बाद दूसरा है कि एनआई एक्ट, मतलब एनआई एक्ट 1881 सेक्शन 138 के तहत जो है वो सिविल वाद दायर, मतलब न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। तो एनआई एक्ट है 1881 का सेक्शन 138 के तहत जो है चेक बाउंस होने का प्रावधान किया गया है जिसमें व्यक्ति को, जिन्होंने चेक दिया है उस व्यक्ति को 2 साल का कारावास या जितना चेक में बैलेंस भरा गया है उसकी दोगुना धनराशि का जुर्माना देना पड़ता है। तो अगर हम कोई भी बात दायर करेंगे तो सेक्शन एनआई एक्ट 1881 सेक्शन 138 के तहत चेक बाउंस होने का बाद अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल करेंगे। आप जानें कि जो एनआई एक्ट 1881 138 चेक बाउंस होने का बाद जब आप कोर्ट में दाखिल करेंगे तो या तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ही दायर होगा। उसके बाद आप ये जानिए कि जब भी आप वाद दायर करेंगे उसमें दस्तावेज़ की क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप चेक ग्रहणकर्ता की फ़ोटो, चेक ग्रहणकर्ता की आईडी प्रूफ, और जो चेक दिया गया है अर्थात जो चेक बाउंस हुआ है वो, और चेक ग्रहणकर्ता जो चेक देने वाले को लीगल नोटिस भेजा है वो, और बैंक द्वारा जो चेक बाउंस होने का रिटर्न मेमो दिया गया है जिसमें बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर या मोहर भी लगे होंगे वो। उसके बाद यदि जो मतलब चेक ग्रहणकर्ता जो भी लीगल नोटिस भेजी है उसका अगर बी के द्वारा कोई रिस्पांस आया है तो वो, अगर रिस्पांस नहीं आया तो एक जो डाक से आप रजिस्ट्री करेंगे उसकी स्लिप होती है वो, या ए जो है उसकी ट्रैकिंग निकालेगा, मतलब जो बी के पास लीगल नोटिस भेजी है उसकी ट्रैकिंग निकालेंगे वो, मतलब ये सब लगा के वाद जो है दायर करेंगे। और ये जो भी वाद दायर होगा इसका एक प्रार्थना पत्र बनाना पड़ता है, मतलब वाद पत्र बनाना पड़ता है, जो कि आप अधिवक्ता के माध्यम से ही बनाएंगे और ये वाद आपके अधिवक्ता ही दाखिल करेंगे।